गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट जियोग्राफी पर। इस वीडियो में मैं आपको बीए का चैप्टर नंबर 13 फोर्थ सेम का कराऊंगी। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों को इंग्लिश में जो है रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। इसकी परिभाषा, ये छोटे आकार की बस्ती होते हैं जिनके निवासी प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि, एकीकरण, पशुचारण, खनन, मत्स्य ग्रहण आदि कार्य करते हैं। मतलब क्या है, ये जो है ग्रामीण बस्तियां बहुत छोटे आकार की बस्ती होती हैं। इनमें 500 से 600 घर अधिकतर पाए जाते हैं और इन बस्तियों में जो है पशुचारण, ग्रामीण कृषि इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। अगर आप पेपर में विद्वानों की परिभाषाएं लिखते हैं तो इससे आपका पेपर और भी अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ब्लाश के अनुसार गांव एक परिवार या वन से बड़ा जन समुदाय है। इसके बाद दी परिभाषा ब्रुंज ने। ब्रुंज के अनुसार गाँव घरों तथा निवासियों का समूह है। गैलेक्सी ने बताया कि गाँव केवल छोटे खेतों का समूह ही नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित सामाजिक इकाई है। गांव के अपने ही स्थानिक प्रजातियां एवं सांस्कृतिक लक्षण होते हैं जो इसे इसका अस्तित्व प्रदान करते हैं। तीनों ही विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं और इन्होंने गांव को अच्छे से परिभाषित किया, जिनमें इन्होंने बताया कि गांव एक छोटे परिवार का या फिर एक बड़ा जन समुदाय होता है जिसमें लोग अधिकतर कृषि वगैरह, पशुपालन ये सब कार्य करते हैं। इसकी अलग ही सांस्कृतिक विशेषताएं भी होती हैं गाँवों की, जो इसे इसका अस्तित्व प्रदान करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि ये गाँव है या शहर है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां जो हैं 4 प्रकार की होती है। इसमें होती है परिक्षिप्त बस्तियां, इन्हें जो है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स भी कहा जाता है। इसके बाद आती है नेशिस्ट बस्तियां, इसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहा जाता है। अर्ध सहंत अथवा अर्धनैशिस्ट बस्तियां, सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। फोर्थ है पल्ली अथवा पूर्वा हेमलेटेड सेटलमेंट्स। अब हम करेंगे सबसे पहला टाइप परिक्षिप्त बस्तियां, मतलब डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है डिस्पर्स्ड, मतलब ये इखरी बिखरी बस्तियां होती हैं। आइसोलेटेड बस्तियां भी इन्हें कहते हैं, एकाकी और प्रकीर्ण बस्तियां। ये घर अलग अलग कुछ दूरी पर बने होते हैं। कृषि गृह, फार्मस्टेड तथा वास गृह के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें अमेरिका में तो जो है फार्मस्टेड कहते हैं, कृषि गृह कहते हैं, और कनाडा में इसे होमस्टेड कहते हैं। ये झोपड़ियाँ कच्चे मकान, भव्य मकान हो सकते हैं। एक ही परिवार व मजदूर रहते हैं। बीजों, उर्वरकों, कृषि उपजों, गोदाम, पशुपालन, डेयरी व्यवस्था आदि तथा इन बस्तियों में जो मनुष्य रहने का स्थान भी होता है। मतलब कि ये अपना सारा का सारा कार्य एक ही स्थान पर करते हैं। कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्म वगैरह सब हर टाइप के कार्य एक ही घर में किए जाते हैं। इनके घर के साथ ही जो है पशुपालन वगैरह किया जाता है, वहीं पर इनके खेत होते हैं। इन बस्तियों में कहीं आने जाने का समय खराब नहीं होता, ये इनकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद हम करते हैं परिक्षिप्त बस्तियों में जो है अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं भी दी थी। अब हम परिभाषाओं को धीरे धीरे पढ़ेंगे। वाइडल डी ला ब्लास, सबसे पहली परिभाषा दी थी वाइडल डी ला ब्लास ने। इन्होंने कहा कि पूर्वा व नंगल को परिक्षिप्त अथवा परिक्षीण बस्तियों में सम्मिलित किया है, जबकि अन्य विद्वानों ने इसे तर्कसंगत नहीं माना है, क्योंकि पूर्वा को 1 दर्जन घरों का समूह माना जाता है, जबकि यह परिक्षिप्त बस्ती की परिभाषा के अनुकूल नहीं है। वाइडल डी ला ब्लास कहना चाह रहे हैं कि परिक्षिप्त बस्तियां जो है पूर्वा या नंगल माना इन्होंने, जबकि पूर्वा और नंगल होती है 1 दर्जन घरों का समूह, और परिक्षिप्त बस्तियां होती हैं एक ही परिवार का रहना वहाँ पर, मतलब कुछ दूरी पर या फिर दूर दूर बने जो घर होते हैं, खेतों में बने होते हैं, उन्हें हम परिक्षिप्त बस्तियां कहते हैं। इसी वजह से जो अन्य विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिंच वेटिवार्था ने। फ्रिंच और वेटिवार्था ने ब्लास के कथन का खंडन करते हुए बताया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अर्जेंटीना में फार्मस्टेड के रूप में एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। जान माल व पशुओं के खतरे से बचने के लिए कृषि यंत्रों के साथ वहाँ फार्म में रहते हैं, जिसे कोठा कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रिंच वेटिवार्था ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। इन्होंने इसमें बस्तियों को, परिक्षिप्त बस्तियों को जो बहुत अच्छे प्रकार से परिभाषित किया है। आपको एग्जाम में ये लिख देनी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिक्षिप्त बस्तियों के गुण व दोष। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं परिक्षिप्त बस्तियों के गुण व दोष क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनके गुणों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, परिक्षिप्त बस्तियों के बहुत सारे गुण हैं, मतलब कि कहीं आने जाने में इनका टाइम खराब नहीं होता है। आर्थिक दृष्टि से लाभ है, परंतु सामाजिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है।
अनेक देशों में इन्हें अन्य बस्तियों से जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण किया गया, जैसे कि अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा में। प्रक्षिप्त बस्तियों में निवासियों को सामाजिक जीवन का लाभ नहीं मिल पाता है। सघन गांवों की भांति कृषकों को श्रम विभाजन का लाभ नहीं मिल पाता है। ये बस्तियां जो हैं अन्य बस्तियों से इस प्रकार भिन्न है कि भाई अन्य बस्तियों में एक दूसरे का काम करा देते हैं, परंतु इन बस्तियों में जो दूर दूर रहने के कारण इनको सहयोग नहीं मिल पाता है, और सहयोग ना मिलने के कारण इन्हें सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन बस्तियों को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन बस्तियों को प्रोत्साहित करने वाले जो हैं कई कारक होते हैं। इनमें भौतिक कारक, मानवीय कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक, ऐतिहासिक, जातीय व राजनीतिक कारक। भौतिक कारक वे होते हैं जो प्रकृति से जुड़े होते हैं, मानवीय कारक जो मानव से जुड़े होते हैं, आर्थिक कारक जो हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात हमारी इनकम आउटकम कृषि से प्राप्त हुई मतलब जो पैसे होते हैं उनसे इन सब से जुड़े होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक, ऐतिहासिक। सामाजिक होते हैं जो हमारे समाज से रिलेटेड कारक होते हैं। ऐतिहासिक में हम इतिहास मतलब जो हमारे समाज में कोई इतिहास हो या हम हमारे जो पूर्वज हैं वो बस्तियों में रहते हैं वे कारक। जाति से आधारित कारक और राजनीतिक हमारी राजनीति से आधारित कारक होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारक पर्वतीय उच्चावच मतलब कि अगर ज़्यादा पर्वत होते हैं तो फिर बस्तियों में लोगों को रहने में परेशानी होती हैं और समतल मैदान में बस्तियां अधिक बस सकती हैं, परंतु जो प्रक्षिप्त बस्तियां हैं वे जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने का स्थान कम होता है। इसी कारण लोग दूर दूर पर अपने घर बनाते हैं और वहीं पर कृषि कार्य करते हैं। वन भी अधिकतर देखे जा सकते हैं, भौतिक कारक है, ये भी मानव बस्तियों को प्रभावित करते हैं। अधिक वन वाले क्षेत्रों में बस्तियां कम पाएंगी, ज़्यादा सघन होंगे तो ज़्यादा, कम होंगे तो भी कम पाएंगी, और जहाँ पर ऐसे वन होंगे जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं होते वहाँ पर भी बस्तियों की संख्या कम पाई जाती हैं। जहाँ पर ऐसे वन होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनसे हम फर्नीचर वगैरह का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पर अधिक बस्तियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आता है दलदली भूमि। दलदली भूमि में ना तो कृषि की जा सकती है और ना ही रहने के लिए अच्छी जगह होती है, वहाँ पर बीमारियाँ भी अनेक फैलती। इसी वजह से जो है दलदली भूमि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और बस्तियों के निर्माण और स्थायित्व के लिए भी दलदली भूमि अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए दलदली भूमि में भी कुछ ही बस्तियां या फिर कुछ ही घर पाए जाते हैं। बाढ़ व जल की प्रचुरता। बाढ़ एक ऐसा कारक है जो कि बस्तियों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अधिक बाढ़ वाले क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर साल में 2 साल में बाढ़ आ जाती है और बस्तियों को नष्ट कर देती है। इसी वजह से लोग वहाँ पर कच्चे घर बनाते हैं और कच्चे घरों में ही रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मुख्य कारक जल की प्रचुरता। किसी भी मनुष्य को रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर जल प्रचुर मात्रा में मिलता है, कृषि के लिए सिंचाई हो जाती है, तो वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में होता है पशुचारण। पशुचारण मतलब पशुओं के लिए स्थान कैसा है, वहाँ पर उनके लिए चारे की व्यवस्था है या नहीं है। पशुचारण मुख्य होता है क्योंकि यही उनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख साधन माना जाता है। प्रति व्यक्ति कृषि भूमि। कृषि के लिए भी उपयुक्त भूमि होना आवश्यक होता है। कृषि मुख्य व्यवसाय ग्रामीण लोगों का कृषि ही होता है, इसलिए उन्हें अच्छी किस्म की भूमि की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है जनसंख्या कम व कृषि भूमि अधिक हो। मतलब कि जहाँ पर जनसंख्या कम हो और कृषि भूमि हो वहाँ पर अधिक से अधिक प्रक्षिप्त बस्तियाँ पाई जाती हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं जो कि प्रति व्यक्ति अधिक कृषि करते हैं। तो इसी तरह हमारी वीडियो होती है ख़त्म। और अगर आप इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और अच्छी वीडियोस देखिए। इन वीडियो से आप अपना कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से BA के 4th सेम के लिए बनाई गई है, परंतु अगर आप MA क्लासेस में हो या फिर आप 12th क्लास में हो तब भी आपकी बुक्स में ये टॉपिक्स मिलते हैं और इन टॉपिक से आप अपना कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना।